सोचिए जरा, एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसकी आग तो हजारों मील दूर जल रही है, लेकिन उसकी तपिश हमारे घर तक पहुंच रही है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी लहरें सिर्फ मैप्स पर नहीं, बल्कि हमारी जेबों और हमारी सुरक्षा पर कैसे असर डाल रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि हजारों मील दूर हो रहा ये टकराव आखिर पूरी दुनिया को हिला कैसे सकता है। देखिए, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का कोई खेल नहीं है। इसका असर बिल्कुल असली है, उन लोगों पर जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है और इसका हम सब पर असल में क्या मतलब है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा सीधे संघर्ष के सेंटर में, मतलब उस जगह पर जहां से ये सब शुरू हुआ और अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। देखिए, दशकों से ईरान और इजराइल एक शैडो वॉर यानी एक तरह के छद्म युद्ध में थे। मतलब सीक्रेट ऑपरेशंस, छिपे हुए हमले, ये सब चलता रहता था। लेकिन अब ये लड़ाई पर्दे के पीछे से निकलकर बिल्कुल खुले में आ गई है। अब सीधे सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेस पर हमले हो रहे हैं, जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक बेहद खतरनाक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती है ना, ठीक वैसे ही इस टकराव की पहली और सबसे तगड़ी लहर आके टकराती है हमारी अर्थव्यवस्था से। इसका असर सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा महसूस होता है, और ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। यहां पर ना एक सीधा साधा चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही लड़ाई की खबर आती है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और जब तेल महंगा होता है तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाती है, जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जाहिर है, जब लोग अपनी जरूरतों पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो दूसरी चीजों पर कम करेंगे, और इसका सीधा नतीजा पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और मंदी का खतरा मंडराने लगता है। और इसका सबसे पहला असर कहां दिखता है? बिल्कुल, स्टॉक मार्केट्स पर। जापान के निक्केई से लेकर साउथ कोरिया के कॉस्पी तक दुनिया भर के बाजारों में आपको लाल ही लाल नजर आएगा। इन्वेस्टर्स घबराकर अपना पैसा निकालते हैं और डॉलर जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं। और इसका नतीजा, भारत जैसी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। चलिए अब फाइनेंशियल मार्केट से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई उस चीज को कैसे प्रभावित करती है जो इन मार्केट्स की जान है, यानी दुनिया भर में सामान का आना जाना, हमारा ग्लोबल ट्रेड। और इसे समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, चोक पॉइंट। इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया के ट्रेड का एक बहुत ही बिजी हाईवे है, और उस हाईवे पर एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है जहां से सारा ट्रैफिक गुजरता है। अब अगर इस रास्ते पर जाम लग जाए तो सोचिए क्या होगा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। और जब बात एनर्जी की आती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज्यादा जरूरी कोई चोक पॉइंट है ही नहीं। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, समझिए। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, ये चौंकाने वाला है। दुनिया का 20%, जी हां 20% तेल और गैस का एक्सपोर्ट इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब यहां पर जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया में एनर्जी का संकट खड़ा कर सकती है। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम और हमारे घरों के बिजली के बिल सब आसमान छूने लगेंगे। लेकिन रुकिए, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन, समंदर या हवा में नहीं लड़ी जाती। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बैटलफील्ड की जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जिसका असर बहुत ही गहरा और खतरनाक होता है। हम जी रहे हैं हाइब्रिड वॉर के जमाने में, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बम और मिसाइलों के साथ साथ साइबर अटैक्स भी एक बड़ा हथियार हैं। ये ऐसे हमले हैं जो बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश के पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। जब से ये संघर्ष बढ़ा है, सरकारी वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम्स और यहां तक कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले पावर ग्रिड्स तक, सब पर साइबर हमले हुए हैं। इन हमलों का मकसद ही यही होता है, समाज में केओस फैलाना और सरकारों को कमजोर करना। और अब हम बात करते हैं उस सबसे खतरनाक नतीजे की, उस खतरे की जो सब कुछ बदल सकता है। एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यानी परमाणु हथियारों की होड़। तो यहां टेंशन की असली जड़ क्या है? एक तरफ है ईरान, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जिसके पास दशकों से न्यूक्लियर हथियार तो हैं, लेकिन वो इसे खुलकर मानता नहीं। तो सिचुएशन कैसी है? ये एक ऐसे बारूद के ढेर की तरह है जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा है। और यही वो सवाल है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया
तो क्या होगा? क्या उसके पड़ोसी देश भी वही रास्ता अपनाएंगे? क्या ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देगा जिसे कोई रोक ही नहीं पाएगा? और इसका जवाब हमें किसी एनालिस्ट से नहीं बल्कि सीधे एक बड़े रीजनल लीडर से मिलता है। मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान साफ साफ दिखाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के फैलने का खतरा कितना असली है। ये एक ऐसी रेस शुरू कर सकता है जिसमें कोई नहीं जीतेगा, और ये पूरे मिडल ईस्ट को एक टिक टिक करते हुए न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब में बदल देगा। तो जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन सब का आखिर में सबसे भारी और दर्दनाक असर किस पर होता है। किसी भी जंग की असली कीमत डॉलर्स या बैरल में नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों में चुकाई जाती हैं। ये तस्वीरें हमें वही याद दिलाती हैं जो अक्सर न्यूज़ की हेडलाइंस में खो जाता है। टूटे हुए घर, बिखरे हुए सपने, और वो लोग जो एक अनजाने भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर हैं। और ये असर सिर्फ बम के धमाकों तक ही नहीं रहता। एक युद्ध पूरे समाज की नींव को हिलाकर रख देता है। बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाती हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे रिफ्यूजी संकट पैदा होता है। गरीबी, भुखमरी सब बढ़ जाती है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई, उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स सब एक झटके में खत्म हो जाती हैं। ये एक ऐसा जख्म है जो पीढ़ियों तक भरता नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई ये सबसे बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क हैं। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ट्रेड के लिए एक रेड लाइन है, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तीसरी, न्यूक्लियर हथियारों की होड़ का खतरा बिल्कुल असली है और ये पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। और आखिर में, भारत जैसे देशों के लिए ये एक डिप्लोमेटिक टाइटरोप वॉक की तरह है, मतलब एक ऐसी रस्सी पर चलना जहां हर कदम बहुत सोच समझकर सभी के साथ रिश्ते बैलेंस करते हुए रखना पड़ता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, क्या सिर्फ बातचीत ही वो रास्ता है जो इन रीजनल लड़ाइयों को एक ग्लोबल तबाही बनने से रोक सकता है? या फिर हमें किसी और रास्ते के बारे में सोचना होगा?